अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान आज 2 साल होने के बाद भी कह रहे हैं कि तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती, उसमें वक्त लगेगा और आवाम को जद्दोजहद करना होगी। खान साहब, कौन सी जद्दोजहद करनी है? आपको मुंतखब करके मसंद पर तो बिठा दिया है, आपको दो सूबों का हाकिम तो बना दिया है। अब कौन सी मज़ीद तवक्कात हैं जो आप आवाम से कर रहे हैं, वो भी बता दें और ये भी बता दें कि अब इजाज़त है कि थोड़ा घबरा लें या नहीं घबरा लें। फिर एक और मामला नाज़रीन, अभिनंदन का मामला। 2 साल होने को आए हैं, आज गर्मा गर्म बहस हुई है कौमी असम्बली में, और जिस तरह की लैंग्वेज अपोजिशन की जानिब से इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के सवालात उठाए गए हैं, वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं। और क्या वाकई ऐसी बात है जो अपोजिशन के लोगों की जानिब से की गई है? इस पर आज सवालात उठाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। तहरीक-ए इंसाफ की हुकूमत में एक मसला हल होता नहीं है कि दूसरा हसास मसला मामला छेड़ दिया जाता है। आज भारतीय पायलट अभिनंदन जो कि गए हुए, इनको 2 साल अब होने वाले हैं, इनके मामले पर कौमी असम्बली के इजलास में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि अभिनंदन के मामले में हुकूमत ने भारत के आगे घुटने टेके। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अभिनंदन को वापस जाने दें वरना भारत 9 बजे तक हमला कर देगा। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि अगर ऑपोजिशन को कोई एतराज़ था तो इजलास में सब खामोश क्यों रहे जहां ये फैसले लिए गए, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि नून लीग ने इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं किया था। लेकिन अभिनंदन से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म नहीं आए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत भारतीय एजेंट कुलभूषण को सहूलियात फराहम कर रही। वज़ीर आज़म ने एक जलसे में मोदी के लिए दुआ की थी। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान भारत को समझने में नाज़रीन फेल हुए हैं। उन्होंने मोदी को जिस तरह से डील किया उससे भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा, मगर ये बात कौन भूल सकता है कि नवाज शरीफ साहब से भी कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था। पाकिस्तान में सियासी हंगामा आ रही है, लेकिन इसी वक्त में दुश्मन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। हो ये रहा है कि अमरीका और भारत के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात के बाद अमरीका और भारत में हसास सेटेलाइट मालूमात के तबादले का मुआहदा तय पा गया है। अमरीका और भारत ने मिलकर चीन के बढ़ते कदम रोकने का फैसला किया है। इस मुआहदे के नतीजे में भारत को अमरीका के अस्करी सेटेलाइट्स और ग्राफिकल इमेज जैसी टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई हासिल हो जाएगी। इस मुआहदे पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल भारत को जदीद फ़ौजी साजो सामान, मालूमात और टेक्नोलॉजीज़ की फराहमी की सूरत में जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम को दरपेश ख़तरात उजागर करता रहा है। अब ये वाज़ेह रहे नाज़रीन कि अमरीका भारत पर अस्करी इस्तेमाल के लिए हसास मालूमात के तबादले के लिए दबाव डाल रहा था। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। तज्ज़िये के लिए अली हैदर भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अली, सबसे पहले आपकी मामला लेकर आ जाती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह से आज इस मामले को उठाया गया है और जिस तरह की बात की जा रही है, मुझे ज़ाती तौर पर फील ऐसा हो रहा था कि मुखालिफत में इतने आगे चले गए हैं कि कौम की सलामती के इशूज़ इस तरह से इस ज़बान में डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वो अली मोहम्मद खान साहब ने जो बाद में जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था कि उस वक्त एक वक्त था। मुझे आज भी वो क्लिप याद है, वो हमने बल्कि कल परसों शायद चलाया भी सही समय पे, कि जब वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर रहे हैं अभिनंदन की वापसी पर, कहा तो डेस्क बजाए जा रहे हैं। भाई, अगर आपको उस वक्त कोई मसला था, एतराज़ था, तो उसी वक्त बता देते। चले उस वक्त आपको नहीं ख्याल रहा, उससे अगले दिन बता देते, उससे अगले दिन पूरा हफ्ता सेशन चलता रहा। अभिनंदन की वापसी को अब इतना जमाना गुजर चुका है, हम और मामलात में पड़े हुए हैं। इससे बड़ी जो एक बड़ी चीज हुई है वो आज अमेरिका के साथ जो भारत ने डील की है, जिसके जरिए अमेरिका उसको वो जोग्राफियाई डाटा देगा जिससे वो कहीं भी हमला कर सकता है। वो बात खतरे की बात है, वो डिस्कस होना चाहिए थी, उस पर हमें परेशान होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जनाब अभिनंदन को वापस। देखिए, पर्सनली मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन में कहूँ तो मुझे भी लगता है हमें अभिनंदन को इस तरह से भारत के हवाले नहीं करना चाहिए था। ये डर कि भारत फुला वक्त पे 9 बजे रात को हमला करेगा, तो हमने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। हमारी पाक फौज और हमारी पाक एयरफोर्स ने पहले अपना लोहा मनवाया है, हम उनका मुकाबला करते। लेकिन ये जो अपोजिशन ने एक बेवक्त की रागनी बजाना शुरू कर दी है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। अगेन देखिए, फिर जब दीगर कुव्वतें या जब फिर दीगर लोग अपोजिशन पे कुछ इस तरह के इल्जामात लगाते हैं कि देखें जनाब, ये तो अपोजिशन वाले तो भारत का एजेंडा टो कर रहे हैं, अपोजिशन वाले जो कुछ कर रहे हैं उसको भारत को फायदा होगा, फिर ऐसे इल्जामात को तकवीत मिलती है ना। आप मौका खुद दे रहे हैं उन अनासिर को कि वो आप पे आपकी मुहब्बल वतनी पे कहीं ना कहीं उंगली उठा दें। ये फिर इनका अपना कसूर है।
बिल्कुल। अच्छा, साथ ही मुझे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद मैं कहती हूँ आपको। सर, जिस तरह से इस मामले, वालेकुम अस्सलाम सर। सर, जिस तरह इस मामले को, अभिनंदन के मामले को जिस तरह अयाज सादिक साहब ने पेश किया, क्या वाकई सर ऐसे खदशात थे कि अगर हम अभिनंदन को ना भेजते तो जंग शुरू हो सकती थी? सर देखें, जंग तो छोटी सी हुई है इसमें तो, जब जहाज कोई क्रॉस कर दे बॉर्डर और आगे से आपके जहाज जो है जाएं और अपने अहदाफ को निशाना बनाएं, तो जंग तो हुई है, छोटी सी जंग थी। लेकिन देखें, आप वैसे ही हम मंतकी तौर पे देखते हैं इसको, हम उस लिहाज से नहीं, जब आपने दुश्मन का एक ऑफिसर पकड़ लिया और वो आपका कैदी बन गया, तो यही वो एक्शन है जो आपने दिखाना होता है दुनिया को भी और दुश्मन को भी, कि हम में ये अहलियत है कि आपका जहाज भी गिराया, हमने आपका पायलट भी पकड़ लिया। उसके बाद पूरे मीडिया ने देख लिया, उसकी कवरेज हो गई, उसके बाद उसकी क्या वैल्यू है? अगर हम मिसाल के तौर पे 1 साल रखते अभिनंदन को, तो हम क्या करते? दूसरी ये जो बात है कि जी एक थ्रेट के तहत उसको वापस किया गया, तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि जिन लोगों को मालूमात नहीं है वो ऐसी बातें कर सकते हैं। बात यह है कि मिसाइल थ्रेट था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने आपको बर वक्त बता दिया था कि जी इस किस्म का थ्रेट डेवलप कर रहा है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल अभी तो ओपन बात है। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं दुनिया के, उनको एकदम अलर्ट किया कि देखिए हमारी तरफ से जवाब जाएगा और डबल या ट्रिपल जवाब जाएगा। आपको हम पहले बता रहे हैं कि ये इस किस्म का थ्रेट मौजूद है। उससे वो थ्रेट रुका था और इस वजह से नहीं था कि भी अभिनंदन को वापस करना है या नहीं करना। कभी एक बंदे के पीछे भी जंगें होती हैं, कितने लोग गलती से क्रॉस कर जाते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं। आए रोज कोई ना कोई जासूस पकड़ा होता है, कुछ अभी हमने पकड़ा हुआ है। सर, वो ऑलरेडी पुलवामा की कंटिन्यूटी चल रही थी जो ये वाला मामला हुआ था फिर। हाँ जी, वो जो भी है, बहरहाल ऐसे नहीं होता। वो जो मेरे भाई कह रहे हैं अली, वो सही कह रहे हैं कि ज्यादा इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि अभी जो अमेरिका और उसका मुआहदा हुआ है, तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी दिफाई पॉलिसी, अपनी बाकी पॉलिसीज को जरा देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है आगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब आप अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार किसी और की टेक्नोलॉजी पर करते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर, तो साफ ज़ाहिर है आपको फायदा तो होता है। सर, आप कह रहे हैं इसमें भी खालिद साहब, आप कह रहे हैं इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और भारत के दरमियान हसास मालूमात के मुआहदे में सर टारगेट तो चीन को बताया जा रहा है, लेकिन सर यकीनन इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा। जिन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है उनके इस्तेमाल से सर वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं? जब मैं परेशान की बात कहता हूं तो उसका ये मतलब है कि भाई हम जो हमारी फौज है, जो हमारी प्लानिंग है, वो क्या है? वो इसीलिए तो है कि जो डेवलपमेंट दुश्मन की तरफ हम उसका जवाब तैयार करें। परेशानी तो तब होती है ना जब हमारे पास किसी चीज का जवाब ना हो। अगर अमेरिका उनका दोस्त है, ज्यादा गहरा बन रहा है, तो चीन के साथ हमारी भी दोस्ती है, उनके पास भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी। और सबसे जरूरी बात जो मैं बता देता हूँ, और मेरा ख्याल इतनी वो सीक्रेट बात नहीं है, कि हमारे मिसाइल अपने अहदाफ खुद तलाश करने की पूरी अहलियत रखते हैं जी। हमें इस सिलसिले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उनको भी ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं जब आप जियो स्पेशल आपकी मालूमात आप शेयर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको ये एक एडवांटेज होगा। हम इसका जरूर कोई तोड़ निकाल लेंगे, और अच्छा हुआ हमें पता चल गया वक्त पर, और हम इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। तो जब दुश्मन दुश्मनी निकालता है तो उसमें परेशानी के बजाय काउंटर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये एक सीरियस डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके पेश नजर हमें ये देखना है, हम जरा दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करना सीख लें और ये देख लें कि कौन कौन किस किस वक्त हमें दगा दे रहा है। जैसे भी FATF का मामला हुआ है और चीजें हुई हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो सबको एक ही तराजू में रखना, सबको बराबर समझना, ये हमारी गलती है। इस पर हमें सोचो विचार करनी चाहिए कि हम मालूम करें कि हमें अपनी पॉलिसी कैसे इस्तेमाल करनी है, चाहे वो दफाई पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमारे पास चीजें हैं वो सिक्का बंद है, हमारी अपनी बनाई हुई है। सर, जो जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, जिन मिसाइल्स की आप बात कर रहे हैं सर, वो मिसाइल समा टीवी ने उसकी रिपोर्ट्स चलाई हैं और वो इंडिया में बाकायदा प्रोजेक्ट की जाती हैं। वो रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं कि पाकिस्तान के पास किस तरह के कितने खतरनाक मिसाइल्स हैं और कैसे हदफ का ताक़ुब किया हुआ है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, हमें अपनी जो पॉलिसी है उसको बेहतरीन करना चाहिए। तुर्की को अगर देखा जाए तो बड़ी गर्मजोशी से पाकिस्तान का हर मामले पर साथ दे रहा है।
आर्मी चीफ भी अभी उनसे मिले हैं वहाँ पर जाके। तो सर आपको लगता है कि ये वाली जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है इस मामले पर भी? देखिए जी, जो जो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, वो एक तो वो है जो कि अपनी किताबों में अमरीकियों ने लिखे हैं और बरतानिया ने लिखे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग उनको कोट करते हैं कि ये कोई पक्की दुश्मनियां और दोस्तियां नहीं होती, बल्कि इंटरेस्ट होते हैं, जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त है। ज़्यादातर दुनिया उसी पर चलती है। लेकिन कुछ ममालिक के दरमियान ऐसे ताल्लुकात भी होते हैं जो इस प्रिंसिपल से मावरा हैं, और वो एक पीपल टू पीपल, एक जब अफिनिटी पैदा हो जाती है तो उसका बिल्कुल एक और पैराया निकलता है जी। तो तुर्क अवाम और पाकिस्तानी अवाम का एक जो आप समझे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, खिंचाव है, मतलब खिंचाव गलत मैं कह रहा हूँ, अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ ये आते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, एक तारीखी जो है ना हमारे लिंक्स हैं। तो वो बिल्कुल आप सही कह रही है, जरूर मदद पहले भी जो हुए हैं, जो भी मामलात होते हैं सारे बताए नहीं जाते। ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ इस्लामी ममालिक एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसमें बिल्कुल तो तुर्की मदद करेगा, सबसे ज्यादा चीन मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कोई भी गुजन पहुंचे तो चीन के ऊपर भी उस पर हरफ आता है। और ये सारी चीजें देखने की इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम ये ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे अगर उन्होंने कोई शरारत की। और सर जितने जवाब दिए वो तो भूल नहीं पाते, तो अगले जवाब के लिए भी फिर भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इंशाल्लाह। अली, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ट्रंप से मिले थे, जो मुलाकात हुई थी, उसमें ट्रंप साहब का एक वर्ड कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहे तो मैं कश्मीर के मामले पर सालिसी कर सकता हूँ, सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन अब जो ये मुश्तरका एलामिया सामने आया है अमरीका और भारत का, यहाँ पर दहशतगर्दों का जिक्र है, लेकिन कश्मीर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया, और फिर वो सालिसी की बात, और हमें समझाया जाता रहा है कि अमेरिका जी सालिसी का किरदार अदा करेगा या चाहता है कि सालिसी करे। वो सालिसी का किरदार और उसकी जो ऑफर है तो वो उसी दिन खत्म हो गई थी, जब आपको याद होगा कि इंडिया का नेशनल डे था जब, और मोदी गए हुए थे अमेरिका जी, और उन्होंने वहां पर एक स्टेडियम में खिताब किया था, और वहां पे अमेरिकी सदर भी आए थे स्पेशल अपीयरेंस देने अपनी, और वहाँ पे जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की थी, तो वो उसी वक्त हमारा भरम जो था वो टूट गया था। अगर किसी को ख्वाहिश या किसी को उम्मीद थी भी सही कि अमेरिका कोई न्यूट्रल किरदार अदा करेगा, वो हमें पहले भी शक था, अब यकीन हो गया। एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं इतने बता दूं, जो आप जनरल साहब से सवाल पूछ रही थी, मैं डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक समझबूझ बतौर पाकिस्तानी जो मुझे थोड़ी बहुत आई, देखिए अगर चीन ने खुद को प्रोटेक्ट करना है, अगर ये सारी की सारी एक्सरसाइज भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कर रहे हैं, तो चीन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, पाकिस्तान को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, पाकिस्तान को इक्विप करे। मैं समझता हूं अगर चीन चाहता है उसका सी पैक कायम रहे, उसका सी पैक, उसका ये जो फ्लैगशिप मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड का सी पैक, अगर वो उसको महफूज रखना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को मजबूत होना पड़ेगा, और वो भी चीन उसकी पाकिस्तान की हेल्प करे। देखें, अगर ये भारत की ख्वाहिश है कि चीन को वो नीचा दिखा सके, सिर्फ लद्दाख में नहीं, फिर वो हर सूरत कोशिश करेगा गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी, जहाँ जहाँ से सी पैक गुजर रहा है, बलूचिस्तान में भी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, उन ममालिक को जो पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरते हैं, खासतौर पर चीन, पाकिस्तान ने बड़ा कुछ चीन के लिए अपना रिस्क पे भी डाला हुआ है, तो चीन को भी चाहिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये अपनी ख्वाहिश को एक्सटेंड करना चाहिए कि जनाब ऐसी टेक्नोलॉजीज में आप भी हमारे साथ मुआहदे करें, और आई एम श्योर हो सकता है खुफिया मुआहदे हो भी, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी हमने एक्सचेंज भी की हो या इससे बढ़कर की हो, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम को हौसला देने के लिए, अवाम को बताने के लिए हमारी क़यादत को असेंबली में खड़े होकर अभिनंदन डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको ये डिस्कस करना चाहिए कि अभी जो भारत आने वाले मामलात में हम कितने तैयार हैं, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एक और भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में एक बार फिर गालिबन तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो ये जो अपोजिशन की जानिब से एक तासुर ये दिया जाता है कि हुकूमत अभी मैच्योर है, समझ नहीं पा रही है, 2 साल गुजर गए हैं, कैसे काम करना है अभी तक समझ नहीं पा रही है। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो तासुर है, इसको मजीद तकवीत नहीं मिलेगी कि अभी तक एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, 2 साल गुजरने के बाद फिर कैबिनेट में रद्दोबदल हो रही है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है किरण, और ये बात आपकी ठीक है। गो कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा तो यही जाता है कि जनाब हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये तब्दीलियां करते हैं, मगर तब्दील करने में और रीशफल करने में बड़ा फ़र्क है। मतलब आमिर कियानी साहब को अगर आपने हटाया है क्योंकि अद्वियात में मसाइल पैदा हुए थे, अद्वियात की कीमतें बढ़ी थी, तो आपने उनको एक और ओहदा दे दिया। अगर आपने वो मिनिस्टर साहब का नाम अभी जुबान पर नहीं आ रहा, जिनको इस वजह से हटाया कि गैस की कीमतें 400% बढ़ गई,
और गलत स्लैब्स बना के आपने अवाम की जेबों पर डाका डाला, तो बजाय इसके कि उनको सजा दी जाती, आपने उनको एविएशन की मिनिस्ट्री दे दी। अच्छा, गुलाम सरवर खान को तो आपने उनको वो दे दिया। अब ये जो रीशफलिंग होती है ना, ये कैबिनेट की बुनियाद, ये फिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं हो रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप शायद वो, जैसे हम घर में अपने फर्नीचर की सेटिंग से बोर नहीं हो जाते, हम कहते हैं ये सोफा उठा के वहां रख दो, ये बेड उठा के यहाँ रख दो, तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो यही कुछ किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होता है। फिर इस ख्याल को जो अपोजिशन बहुत ज्यादा जिसको प्रमोट करती है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि आप खुद मुतमईन नहीं हो पा रहे। अली, आपकी तस्वीर को बड़ा एंजॉय किया है खालिद साहब ने, तो मैं चाह रही हूँ जरा जाते जाते आप भी कमेंट कर दें सर इस चीज पर। आपको लगता है आप मुत्तफिक हैं जो अली बात कर रहे हैं, या फिर कैबिनेट में अगर ये रीशफलिंग हो रही है या रद्दोबदल हो रहा है, तब्दीलियां हो रही हैं, सर ये दुरुस्त हो रहा है, मतलब ये मफाद में है हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए? रीशफलिंग पे तो मैं बात करूंगा जब रीशफलिंग होगी, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल हर जगह कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और मैं दोबारा कह देता हूँ आपके प्रोग्राम में, जब तक निज़ाम यही चलेगा, जब तक मशीनरी यही है आपके पास काम करने वाली, जब तक आपके पास यही पुलिस है, यही ब्यूरोक्रेसी है, यही इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सोने का बंदा ला के बिठा दें हर मिनिस्ट्री में, काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आनी है, आपको मुल्क को छोटे सूबों में बांटना है ताकि ये गवर्नेबल पीसेस बने, तब जाके ये बाकी काम होंगे। ये मेरा अंदाजा है, कोई माने या ना माने, आप शफल करते रहें, आप वजीरों को चेंज करते रहें, आप सुबह शाम मेहनत करते रहें, जब तक आप निजाम को चेंज नहीं करेंगे। निजाम से मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी को लपेट दें, खुदा ना खास्ता, कुछ जिन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, वो नहीं लेकर आएंगे इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। और वो रिफॉर्म्स जिसका अपने मंशूर में वादा करते रहे खान साहब, अगर वही रिफॉर्म्स कर लें तो उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का, आप साथ मौजूद। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो फ्रांस ने जो कुछ अमल किया और उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल पूरी दुनिया से आ रहा है और पाकिस्तान में भी रद्द अमल आ रहा है, उस पर बात करेंगे। रहमत आलम, फ़ख्र दो जहां, सैयद इंसोजन, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के मुसलमानों में पाया जाने वाला गम गुस्सा न कम हुआ है नाज़रीन, न कम हो सकता है। जिसका नाम ही मोहम्मद हो, नाम मोहम्मद यानी जिसकी हम्दो सना बार बार की जाए, बकसरत की जाए, मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ़ कभी ख़त्म न हो, मोहम्मद यानी जिसकी ऐसी तारीफ़ की जाए कि तारीफ़ का हक़ अदा हो जाए। रब्बे कायनात का एहसान कि जिसने कुरान पाक उतारा और मिदहत मुस्तफ़ा का हक़ अदा किया। मोहम्मद यानी वो जिसको रब्बे करीम खुद रिफ़तो उरूज अता करे, मलाइका व अंबिया दुरूद पाक पढ़ें, हर मुसलमान के कलमे का लाजमी जुज़, जिस पर हर लम्हा रहमतों का नुज़ूल हो, जो खुद पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, जिसका नाम, सिर्फ नाम इतना मारिफत अंगेज हो, वो ज़ात खुद कितनी बुलंद अरफा होगी। सरापाए हम्दो सना की गुस्ताखी किससे बर्दाश्त होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत मौसर आवाज़ उठा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मुसलमानों का मुकद्दमा लड़ रहे हैं और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। पूरी कोशिश है कि OIC के एजेंडे में फ्रांस की गुस्ताखी का मामला शामिल करवाएं। आज वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खतूत लिखे हैं जिसमें कहा है कि नामूस रिसालत के मामले पर हमें मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करना होगी, गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ इकट्ठे होकर खड़ा होना होगा। साथ ही हुकूमत ने मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी जुमा 12 रबीउल अव्वल को नामूस रिसालत के उन्वान से मनाने की अपील की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत पर फ्रांस से तजारती और सिफारती रवाबित ख़त्म करने के लिए ज़ोर डाला जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मामला वफाकी काबीना के सामने उठाने का हुक्म देते हुए कहा है कि काबीना अवामी जज्बात को सामने रख कर फैसला करे। पाकिस्तान के ताजर भी गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, ये गुस्ताखी रसूल के हवाले से सीना सुपर हैं। 12 रबीउल अव्वल के बाद फ्रांस की मसनूआत को सड़कों पर नजर आतिश करेंगे।
ताजर हुकूमत पर जोर दे रहे हैं फ्रांसीसी मसनूआत की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। ज़बरदस्त रिएक्शन न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये मामला ऐसा है ही नहीं कि मुसलमान इस पर खामोश बैठ जाएं या मुंह में पत्थर डालकर बैठ जाएं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मुफ्ती साहब। सर आपसे अनीसुद्दीन साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, सर हमेशा अगर इस तरह के मामलात होते हैं उलमा कराम की जानिब से, मुफ्तियान कराम की जानिब से इस बात पर बड़ा एतराज़ किया जाता है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई पुरजोर आवाज़ उठाई नहीं जा रही। लेकिन इस बार जो हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात वो कर रहे हैं, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, उनके साथ हैं, मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई नाजुक और हसास मौजू पर मुझे इज़हार ख़याल का मौका दिया। सबसे पहले गैर जज्बाती अंदाज में मैं चंद बुनियादी बातें आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन किराम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि जहाँ तक हमारे मुल्क की दाखिली सूरत हाल का ताल्लुक़ है, ये मसला हकूमत और आवाम, हकूमत और अपोजिशन, दीनी तबक़ात और दीगर तबक़ात के दरमियान किसी भी दर्जे में कोई इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है। इस पर सबका इजमा है और इत्तिफ़ाक़ है। दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजा तौर पर ये कहा कि अहले मग़रिब आज तक इस हकीकत का इदराक करने में नाकाम हैं कि सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इहानत मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बतौर ख़ास अहले पाकिस्तान के लिए कितनी तकलीफ़ दे बात है, कितनी अज़ियतनाक है। हमारे दिल इससे कितने मजरूह हुए हैं। मग़रिब इसका इदराक नहीं कर पा रहा और इस हकीकत को समझने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। हमारी ने और अपोजिशन ने मिलकर करारदाद मज़म्मत पास की है। मैं इसकी तहसीन करता हूँ, मगर ये करारदादें अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए हैं कि हुकूमत या पार्लियामेंट आपके जज्बात के साथ खड़ी है। बाहर की दुनिया हमारी इन करारदादों को कोई अहमियत नहीं दे रही। उसके लिए ऐसे सॉलिड, कंक्रीट और मुस्तहकम इक़दामात की ज़रूरत है ताकि उसके कुछ असरात मगरबी ममालिक पर या फ्रांस पर मुरतब हों। कम अज़ कम अलामती इक़दाम ये है कि वहाँ से अपने सिफारतकार को वापस बुलाया जाए और उनके सफ़ीर को उनके मुल्क में वापस भेजा जाए। दूसरा इक़दाम ये हो सकता है, जिसके बारे में मीडिया में कहा जा रहा है कि फ़्रांस की प्रोडक्ट्स और मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। ये भी हुकूमत ऑफिशियली इस बात का ऐलान करने की शायद पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर अवाम मुज्तमा हो जाएं और इस बात पर फैसला कर लें
तो ये किसी न किसी दर्जे में आवाम की सतह पर मौसर हो सकता है, बशर्ते के कारोबारी तबक़ात अपने तिजारती और माली मफाद को कुर्बान करके अपने ईमान और अक़ीदे पर खड़े हों। इसके लिए मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ताउन दरकार है कि वो उन प्रोडक्ट्स की फहरिस्त शाया करें, नशर करें, ताकि आवाम को पता हो कि फ़्रांस की कौन सी मसनूआत हमारी मार्केट में मौजूद हैं, फ़रोख्त हो रही हैं, आम लोग इसको समझने से कासिर हैं। जो मुतहर्रिक दीनी तंजीमात हैं वो अमल के मैदान में आएँ और इनकी फहरिस्त तैयार करें और तमाम सुपर स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और अहम मकामात पर बाहर उनकी मसनूआत की फहरिस्त को नुमायां तौर पर आवेज़ा करें, ताकि वहाँ जो भी ख़रीदारी के लिए दाखिल हो उसे दीनी गैरत आए। इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि इसमें एक तो यह है कि मीडिया का ताउन दरकार है और फिर ये मुतहर्रिक दीनी आपने बड़े तफसील से समझाया है। मुफ्ती साहब आपने बहुत तफसील से समझाया है और जिन की तरफ आपने निशानदेही की है, इनफरादी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजर बिरादरी है वो इनफरादी तौर पर ये सारा काम कर भी रही है। अनीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनीस साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार जब भी तौहीन रिसालत के हवाले से, गुस्ताखी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि जिस तरह से यूरोप में, फ्रांस में ये हॉलोकॉस्ट के मामले को इतना हसास लिया जाता है, इसी तरह से गुस्ताखी रसूल के मामले को भी हसास लिया जाए। मुसलमानों की क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या कंडीशन होती है जब इस मामले पर बात की जाती है, उस मामले की हसासियत को भी समझा जाए। लेकिन सर हम कहाँ लैग करते हैं कि हम आज तक ये कर नहीं पाए। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की बात करती हूँ तो फ्रांस की तो ये आज या कल का वाक़या नहीं है, 100 साल की इनकी तारीख़ है। कभी ड्रामा बनाने की कोशिश करते हैं, कभी थिएटर्स लगाते हैं, कभी इमारतों पर खाके लगाते हैं, कभी मुकाबले करवाते हैं। हम कहाँ लैग करते हैं कि ये इस मामले की हसासियत बयान कर ही नहीं पा रहे, बता ही नहीं पा रहे। मैं अनीस साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? भाई ज़रा ज़ोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत मध्यम है। अच्छा अनीस साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हॉलोकॉस्ट के मामले को लेकर कहते हैं कि जिस तरह की हसासियत वहाँ पर है, इस मामले पर भी ये हसासियत होनी चाहिए, लेकिन हम शायद यूरोप को उस तरह से नहीं बता पाते। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लैग कहाँ करते हैं कि हम अपनी इस बात को बता ही नहीं पाते, कन्विंस ही नहीं कर पाते उनको। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सारी सोच की और ये सकाफ़ती चीज़ है, ये इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन यही है, और बल्कि वेस्ट में ही दिया गया था। फ्रांसिस फुकुयामा जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिखी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कि गोया माशी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और जंग है, और वो क्यों है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। आप भूल जाइए कि फ्रांस में मुसलमानों को तो अब हो रहा है, 150 साल पहले यहूदियों के अगेंस्ट ये हुआ था। एक यहूदी कैप्टन ड्रेफस के ऊपर ट्रीज़न का इल्ज़ाम लगा के और उसको कोर्ट ने फारिग कर दिया था, और 50 साल ये कंट्रोवर्सी चली। अब ये इस्लाम और मुसलमानों के साथ ये बात हो रही है क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं, और ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के जड़ है, और इसमें से 3 अंसर निकलते हैं फ्रांस के बारे में, जो कि अगर आप चाहें तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। जी सर। पहली बात तो ये है कि ये लोग अपने सेक्युलरिज्म को मिसरिप्रेजेंट करके और बहुत दूर तक एक एब्सोल्यूटिज्म में ले जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि चलिए मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए और आपको फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। उसकी हद बंदी समझने में ज़रा उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात उनकी ये है कि
वहाँ पे 10% पॉपुलेशन मुसलमान है फ्रांस में, लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी इन यूरोप। तकरीबन 60 लाख से। अब तक 10-15 साल तक तो ये लोग गरीब गुरबा शहरों से बाहर सस्ते घरों में बनाए हुए गेटोज़ में रहते थे। अब इन्होंने तालीम हासिल की है, इन्होंने पैसे कमाए हैं, ये शॉन्ज़ेलीज़े पे नज़र आते हैं, ये सेन पे नज़र आते हैं, ये आँखों में खटकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये कम्युनिटी इंटीग्रेट नहीं हुई है और ये अलग हैं। और चौथी जो कि बहुत बड़ी बात है वो ये है कि फ्रांसीसी दूसरे मुल्कों से अलग ये समझते हैं कि जो फ्रांसीसी बने, नेशनैलिटी ले, फ्रांस में आके रहना पसंद करे, वो अपने इक़दार, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी दरवाजे पे रख के बढ़े और फ्रेंच बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ करता, उसका क्लैश होता है और ये 10-12 साल से चल रहा है। ये कल या परसों जो बात हुई है ये नई नहीं है, मगर ये है कि इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ठीक है अनीसुद्दीन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप प्रोग्राम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आप साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो इस चीज़ में डिफरेंस करने की ज़रूरत है, यूरोप को, वेस्ट को, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और मजहबी मुक़द्दसात ये दोनों अलग अलग रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कोरोना के हवाले से बात करनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको नाज़रीन। कोरोना की पहली लहर को हमने शिकस्त दी, लेकिन अब कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल महमूद जो कि मेंबर हैं कोरोना टास्क फोर्स के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी सर। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसके खदशात दुरुस्त साबित होते नज़र आ रहे हैं। ये लहर सर कितनी शदीद हो सकती है और किन इलाकों में ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है सर? तो ये कहना मुश्किल है कितनी शदीद होगी ये दूसरी लहर। ये ज़रूर हमको मालूम है कि जहाँ पे भी ये दूसरी लहरें आई हैं, यानी बहुत सारे ममालिक में आ चुकी हैं, केसेस तकरीबन उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। मगर दूसरी लहर का दूसरा मसला भी ये है कि जब पहली लहर आई थी हमारे पास तो उस वक्त दूसरे मरीज यानी कि नॉन कोविड पेशेंट्स अस्पताल में कम थे। अब यह है कि हमारे पास कोविड के अलावा दूसरे मरीज भी अस्पताल में भरे हुए, और ये वही मौसम है जब ये आम नज़ला खांसी जुकाम वाले भी वायरस आते हैं। तो यानी कि दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल होगा। दम तोड़ती वबा एक बार फिर क्यों सर उठाने लगी है सर? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बदएहतियाती है या फिर इसमें मौसम का भी अमल दखल है? इसमें ये दोनों ही चीजें हैं। बदएहतियाती तो बिल्कुल इसका हिस्सा है, जैसा आपने खुद देखा है कि बाहर अब लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, थोड़ा सा अलग रहना बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और उसके साथ साथ मौसम में भी ये आम जैसे जो नज़ला खांसी के वायरस होते हैं उसी तरह ये भी सर्दियों के ज़माने में बढ़ता है। और ये हमने पहले भी हमको लगा था कि सर्दियों के ज़माने में इसके केसेस बढ़ेंगे, जो कि लगता है ऐसे ही हो रहा है। आई डोंट थिंक ये किसी खास जगह पे ज्यादा होगा कम होगा, मुझे लगता है ये सारे ही मुल्क के अंदर ये वाले केसेस सर एक आम तासुर था, एक आम ख्याल था कि पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत दुनिया के दीगर ममालिक से कम है। सर ऐसे ही है? वाकई ऐसा है? तो देखिए इस पे तहकीक चल रही है, बट ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ओवरऑल वैसे भी दूसरे ममालिक से हमारे जो लोग हैं उनकी उम्रें कम हैं, और हमको पता है कि जिन लोगों की उम्र कम होती है उनमें ये थोड़ा सा शदीद इन्फेक्शन नहीं करता। बनिस्बत अगर आप स्पेन देख लें या अमेरिका देख लें तो उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी उम्र निस्बतन ज़्यादा है हमसे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन होगा। इसके ऊपर पूरी तरह तहकीक नहीं भी है कि एग्जैक्टली क्या नंबर टू नंबर क्या हमारे केसेस इतने शदीद नहीं हैं, मगर ये ज़रूर है कि हम शदीद केसेस यहाँ पे हर उम्र में देखते हैं, एंड बात हर उम्र में आई है, तो एहतियात सभी को इख्तियार करने की ज़रूरत है। तकरीबन सर साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन वैक्सीन के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं आई सामने। पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा था, तैयारी हो रही थी, कोई हौसला अफजा खबर है सर? एक अच्छी खबर, आधी अच्छी खबर ये जरूर है कि वैक्सीन की जो ट्रायल्स जो स्टडीज हैं वो चल रही हैं, और पाकिस्तान में भी इसकी ट्रायल्स हो रही हैं, बल्कि कराची के अंदर, आगा खान के अंदर और इंडस अस्पताल दोनों के अंदर वैक्सीन ट्रायल हो रही है। और इन ट्रायल्स का मकसद ये देखने के लिए कि वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। बल्कि मैं तो एनकरेज करूंगा लोगों से, तो यानी सर अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है फैसल साहब, वैक्सीन जो बन रही है क्या फैसल साहब, अभी यही ऑप्शन है कि हम एहतियात करें और एहतियात की वजह से ही अपने आप को और अपने मुल्क को भी कोरोना से महफूज रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।